नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चेयर पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बीटीसी यानी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के राजन के बाल विकास एवं सीखने प्रक्रिया जो आपका पहला पेपर होता है उसके आपके बहुविकल्पी प्रश्न करा रहा था। दोस्तों, इससे पहले मैं 126 प्रश्न करा चुका हूँ और वो आपने नहीं देखे हैं तो बीटीसी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपकी हिंदी की भी करा दी हैं। तो दोस्तों, अभी अगर बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 127, बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने की योग्यता होता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वो कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता यानी मैच्योर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुप्त गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। तो दोस्तों, उसके वाहक होते हैं हमारे जीन्स। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि हमारी होती है 90 से 110 या 109 के बीच। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 2000 बीटीसी के 15 में आया हुआ है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों, वो है हमारे मरे एवं मॉर्गन ने किया है। तो दोस्तों, ये भी आपका 2015 में आया था क्वेश्चन। बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा 46, तो यानी 23 होते हैं यानी 46। दोस्तों, ये भी आपका 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो दोस्तों, वो हमारा भाटिया बैटरी ने हमारा बुद्धि परीक्षण का मापन किया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी आपके पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। तो दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 10। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में 6 से 12 भी दिया होगा तो वो भी ठीक होगी, ये आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। तो दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की यानी एडोलसेंस की आपकी अवधि कितनी मानी जाती है? तो वो हमारी 11 से 18 वर्ष। तो अगर एनसीईआरटी बात करें तो एनसीईआरटी में हमारी 10 से 19 वर्ष दी गई होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। तो दोस्तों, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो हमारे पावलोव ने। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। चिंपैंजी यानी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जाने जाते हैं तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत, समग्र सिद्धांत और पूर्णाकृति सिद्धांत से। तो दोस्तों, ये सभी नामों से हमें जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों अपना प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली पर। बिल्ली दोस्तों कैसी थी? बिल्ली भूखी थी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों यानी क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबितात्मक अवस्था तथा सांकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो दोस्तों, वो हमारे ब्रूनर साहब। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 139, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है, वह स्तर कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों, वह स्तर है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु पूछे दोस्तों, इसकी आयु होती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष, ये आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ दोस्तों। वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, वह स्तर कौन सा है दोस्तों? वह स्तर है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। तो दोस्तों, वो कौन कौन सी अवस्थाएं? पहली अवस्था है दोस्तों हमारी, ये ऊपर दिया है क्वेश्चन, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरी है दोस्तों हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है दोस्तों हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था है दोस्तों हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ, ये आपको याद रखनी है बातें। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए हैं? तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए हैं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों उत्तर
ऑप्शन नंबर सी 5। थोड़ा है दोस्तों, अपने 5 गौड़ नियम दिए हैं और 3 मुख्य नियम दिए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 2015 के सेकेंड टायर में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है, तो दोस्तों क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों हमारी ऑप्शन नंबर ए, विस्मरण। तो दोस्तों ये भी आपको 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, तो दोस्तों क्या होता है? और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ग्राफिया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 को वॉल्स तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो दोस्तों ऐसे बच्चे को किस प्रकार की बीमारी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जब दो बालक विभिन्न सामान्यताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विभिन्नता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं, तो दोस्तों प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 150, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मापन रेखा विधि। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछे जाने की उम्मीद है। बाल विकास का प्रमुख आधार है, तो दोस्तों बाल विकास का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा रूथ बेंडिक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ये सभी हमारी बाल विकास की अवस्थाएं हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये सभी हमारी बाल विकास की अवस्थाएं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन से होते हैं दोस्तों? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। RTI 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो दोस्तों RTI 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आज ही के दिन यानी 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 156, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्य को करने अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण करके सीखना। ये दोस्तों आपके 2015 में ये भी पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे हैं कोहलर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 158, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो दोस्तों वे होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था के अंतर्गत। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी स्वायत्तता विधि। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 160, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोस्की। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंद्रिय जनित कामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो दोस्तों ये हमने अभी आपको बताया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। ये दोस्तों जीन पियाजे की पहली अवस्था है। इसका अगर आयु पूछे तो इसकी आयु होती है दोस्तों हमारी 0 से 2 वर्ष। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 163, सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों सूझ का सिद्धांत जैसे कि हमने आपको बताया था
वो हमारा है कॉलर का। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसका कथन है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त करने वाला गुण है? तो दोस्तों ये हमने आपको अभी बताया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूथ बेंडिक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। किसने कहा है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है या है? तो दोस्तों इसका तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 166। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है हमारे किंग एवं थॉर्नडाइक। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिक तनाव का काल है? तो दोस्तों अधिक तनाव का काल है, कौन सा काल है? वो हमारा है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखना हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? तो दोस्तों नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है वो हमारी है मेरा परिवार। तो क्योंकि हमारा जो पहला विद्यालय होता है वो हमारा परिवार ही कहलाता है। ये दोस्तों आपके टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, EVS में। नेक्स्ट, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय किसके? दोस्तों विद्यार्थियों की त्रुटियों के, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के संबंध में डैश से संबंधित है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया हमारे किससे संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें बच्चा अक्षर नहीं पहचान पाता है। बताया था आपको, 100 को वास पढ़ता है, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? तो दोस्तों प्राथमिक बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गृह कार्य यानी होमवर्क। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है? तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? वो हमारी बहुलक। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हमारे 3, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं? दोस्तों बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिने। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे थर्स्टन। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 177। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों हमारा बंकिंघम का है दोस्तों ये कथन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिछड़े बालक वे हैं जो, तो दोस्तों पिछड़े बालक कौन से हैं? तो दोस्तों पिछड़े बालक हैं हमारे जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। तो दोस्तों ये सभी हमारे ऑप्शन ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है? तो दोस्तों किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बा और सा दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है? तो दोस्तों RTI 2009 लागू नहीं होता किस पर? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं? तो दोस्तों कैसे सिखाएंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 182। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए? तो दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। विशेष शिक्षा संबंधित है? तो दोस्तों विशेष शिक्षा संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 184। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है किसकी? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों की। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 185।
निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंद बुद्धि। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 186, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक बुद्धि उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? दोस्तों वे कहे जाते हैं हमारे पिछड़े बालक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 187, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल की सहायता से। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 188, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, मानसिक एवं रुचि। इन सभी के द्वारा बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? तो दोस्तों वर्तमान में निःशक्त शिक्षा की बच्चों के लिए क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। एलेक्सिया है, तो दोस्तों एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया हमारी है, तो दोस्तों यहाँ पर एलेक्सिया नहीं होगा, यहाँ पर होगा डिसलेक्सिया। तो दोस्तों डिसलेक्सिया क्या होता है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया होता है हमारी पढ़ने की अक्षमता। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो दोस्तों विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सभी आते हैं, यानी कि पिछड़े बालक हों, प्रतिभाशाली बालक हों या फिर मंदबुद्धि बालक हों, ये सभी हमारे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ये सभी, डी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है हमारा ड्रेवर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रेवर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो दोस्तों प्रतिभाशाली होने का संकेत हमारा क्या नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न तरफ और आज का आखिरी प्रश्न तरफ। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब डैश वे होंगे या क्या होंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो वैसे दोस्तों दिया हुआ है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।